अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल एकेडमी। मेरा नाम है बिलाल। और अगर आप लोग नहीं जानते कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, तो आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जब भी हम डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं आपस में, तो इस चीज़ को हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट से मुराद ये है कि अगर किसी डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि ज़रब किया जाए, तो उसके नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिले, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में ज़रब किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए और उसके नतीजे में एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज के दिन हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो अगर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो इनको सेम ओरिजिन पे लेके आना होगा, यानी कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना होगा। अब जो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होगा ए की मैग्नीट्यूड के, बी की मैग्नीट्यूड के, और इन दोनों मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यानी कि जो वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा कह रहे हैं कि कितने एंगल पे ये दोनों मौजूद हैं। अब जो वेक्टर बी है उसका जो साया, जो प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे पड़ रहा है वो है बी एक्स। अब आपको पता है कि cos थीटा होता है बराबर बेस और हाइपोटेन्यूज, और इस केस में जो बेस है हमारे पास इस केस में वो है बी एक्स और जो हाइपोटेन्यूज है वो है वेक्टर बी। तो हमने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड से लिखनी है। तो अब देखिए, अगर हमने बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हमें बी को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और वही किया है तो बी एक्स बराबर आ जाएगा cos थीटा के। और अब यहाँ पे जो बी एक्स है इसकी जगह हम बी cos थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है यानी कि उसका जो y कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से होगा बी वाई। अब जो मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए इसी कंपोनेंट को मैं उठा के इस जगह पे भी लिख सकता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो है बी वाई और जो हाइपोटेन्यूज है वो है वेक्टर बी। तो सिर्फ वैल्यूज को पुट करूंगा, बी वाई बाय बी हो जाएगा साइन थीटा। अब मुझे बी वाई की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए बी को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बी वाई बराबर आ जाएगा बी साइन थीटा। तो बी वाई की जगह पे यहाँ पे हम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी cos थीटा क्या है। बी cos थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का साया जो कि वेक्टर ए पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं हम कि ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी का जो साया वेक्टर ए पे पड़ रहा है वो बी cos थीटा है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए लिख दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर है ए की मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है कि जो बी का कंपोनेंट है जो कि बी एक्स है उसकी मैग्नीट्यूड जो कि ए की डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी cos थीटा की डायरेक्शन किस साइड में है, वो ए की डायरेक्शन के अलोंग है। जो ए की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बी का एक्स कंपोनेंट बी है, तो इसलिए लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी की मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बी cos थीटा को हम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर ए है और इन दोनों को अगर सेम ओरिजिन पे यानी कि इनिशियल पॉइंट्स को आपस में मैं मिला दूं, इनके इब्तदाई पॉइंट्स को,
तो फिर b डॉट ए अगर फाइंड करना होगा तो वो बराबर होगा b की मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाई a की मैग्नीट्यूड के, और इनको मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा के साथ। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसको कहते हैं। अब हमने b डॉट ए है, तो अब हमने देखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। वेक्टर a का वेक्टर b पे क्या साया बन रहा है, तो उसके लिए आपने वेक्टर b जो है उसके परपेंडिकुलर रेज को कंसीडर कीजिए। ये हैं वेक्टर b के परपेंडिकुलर रेज। परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि वेक्टर b अगर ये है तो उसके 90 एंगल पे जो रेज बनी है उनको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये रेज देखिए इस वेक्टर पे पड़ेंगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे b के ऊपर कुछ साया शो होगा वेक्टर a का, जिसको ax से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको पता है कि cos थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इस केस में हमारे पास बेस है ax और जो हाइपोटेन्यूज है वो वेक्टर a है। तो अगर ax की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से जो a है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ax बराबर आ जाएगा a cos थीटा के। तो यहाँ पे ax की जगह a cos थीटा भी लिख सकता हूँ मैं। इसी तरह जो y कंपोनेंट है a का वो होगा a y, और मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको उठा के मैं इस जगह पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो है a y और जो हाइपोटेन्यूज है वो है वेक्टर a। तो वैल्यूज को पुट किया है जस्ट, तो a y बराबर आ जाएगा a साइन थीटा के। तो यहाँ पे a y की जगह पे मैं a साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो जो डॉट प्रोडक्ट b डॉट a है वो बराबर हो जाएगा वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाय, अब a cos थीटा क्या है, a cos थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, जो वेक्टर a का वेक्टर b पे साया पड़ रहा है। तो यानी कि इसलिए मैं a cos थीटा की जगह लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है और उसको राइट साइड पे धकेला जा रहा है और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया है जिसको वेक्टर d से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसको इस पॉइंट से यहाँ तक लाने के लिए कोई फोर्स भी लगाई होगी, तो उस फोर्स को वेक्टर f से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसने खींच के इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया है। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब जो वेक्टर f है उसका वेक्टर d पे जो प्रोजेक्शन है उसको fx से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि फोर्स f का जो x कंपोनेंट है वो यहाँ पे होगा। अब आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इस केस में जो बेस है वो fx है और जो हाइपोटेन्यूज है वो f है, तो fx बराबर हो जाएगा f cos थीटा के। तो यहाँ पे fx की जगह पे मैं f cos थीटा भी लिख सकता हूँ। इसी तरह जो फोर्स का y कंपोनेंट है वो कुछ यहाँ पे होगा और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसी fy को मैं यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। हमारे केस में जो परपेंडिकुलर है वो है fy और जो हाइपोटेन्यूज है वो f है, तो fy की वैल्यू आ जाएगी f साइन थीटा। तो इस fy की जगह मैं f साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। अब ये बॉक्स था, इसको हमने ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए हैं, यानी कि यहाँ पे लाने के लिए हमें कोई काम करना पड़ा है। तो हम वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो बराबर होती है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड, यानी कि उसने कितना फासला तय किया है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है इसको देखते हैं। अब आपके जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो था, एक था Fy और एक था Fx। जो Fy है वो इस्तेमाल होगा कि बॉक्स को लिफ्ट करने में, बॉक्स को ऊपर उठाने में। अब देखिए कि इस मोशन में तो सिर्फ जो बॉक्स है वो सिर्फ राइट साइड पे ड्रैग किया जा रहा है, ना कि लिफ्ट किया जा रहा है। वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा। तो यानी कि वाई कंपोनेंट जो होगा वो इस केस में इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रही है। तो एफ एक्सिस के केस में बॉक्स को ड्रैग किया जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस में मूव किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो एफ एक्स है ये एक इफेक्टिव कंपोनेंट होगा फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन हो रही है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा फोर्स का वो होगा एफ एक्स। तो एफ एक्स आपको पता है कि वो बराबर है एफ कॉस थीटा के, तो मैं एफ कॉस थीटा लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड है, तो डिस्टेंस मूव की जगह मैं डी लिख देता हूँ। एफ और डी को मल्टीप्लाई करके पहले लिख दिया तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो एफ है ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर एफ की, और डी है ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर डी की। तो इसलिए और cos थीटा है साथ,
तो आपको पता है कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इसको मल्टीप्लाई कर देना कॉस थीटा के, और इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ डॉट टी, क्योंकि एफ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, डी मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर की, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसलिए ये एक वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है जिसको एफ डॉट टी कह देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट के कुछ खसूसियात की। अब आपको पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और अगर मैं पुट कर दूं ए इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उसको 2 पुट करूं और बी की मैग्नीट्यूड को पुट कर देता हूँ 3 और थीटा मैं कह देता हूँ कि वो 0 का है, तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, बी की वैल्यू 3 पुट करना हूँ, कॉस 0 लिख देता हूँ, तो ये इसका जवाब आएगा 6, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे और कॉस 0 होता है 1, तो 6 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो इसका आंसर आएगा 6। इसी तरह अगर बी डॉट ए है, ये बराबर होता है बी ए कॉस थीटा के, ए 2 पुट करूं, बी 3 पुट करूं और थीटा 0 रखूं, तो इस केस में 3 इंटू 2 6 और कॉस 0 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। तो अब देखिए ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, जवाब सेम आ रहा है, तो इसीलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हैं एक दूसरे के, तो इसलिए मैं कह देता हूं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए यह भी कम्यूटेटिव ही है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, तो उनका अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लूं तो वो 0 आता है उसका आंसर। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब आपको पता है कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ए डॉट बी आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, तो अगर मैं इस थीटा की जगह 90 पुट कर दूं तो कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो 0 को अगर ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 0 ही आ जाएगा, तो ए डॉट बी का जो जवाब आता है वो 0 होता है। यूनिट वेक्टर्स के केस में जो आई जे और के होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एक 3D स्पेस है जिसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर डायरेक्शन शो करनी हो तो यूनिट वेक्टर आई को इस्तेमाल करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे को यूज करते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग के को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आई वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, इस तरह आई और के भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं और जे और के भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि आई डॉट जे बराबर है आई जी कॉस ऑफ थीटा ए, और थीटा 90 है तो इसलिए कॉस 90 0 होता है, तो ये सारे प्रोडक्ट का जवाब आएगा 0। अब यहाँ पे मैंने आई डॉट जे किया है, अगर मैं जे डॉट आई करूं तो इसका जवाब भी 0 ही आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। अब जे डॉट के करता हूं तो कॉस 90 है इसलिए वो 0 होता है, तो 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर भी 0 है, और के डॉट आई का भी आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ पे मैं आई डॉट के करूं या के डॉट आई करूं, जवाब 0 ही आना है। तो इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर किसी दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो बराबर होता है वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसा कि रेलवे लाइन की दो पटरियां हैं जिस पे रेलगाड़ी मूव करती है, तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अब देखिए कि एक वेक्टर अगर मैं ये बना दूं और एक वेक्टर मैं ये बना दूं, इस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, जबकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। तो पैरेलल वेक्टर्स में एक तो डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है और उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो भी सेम होना जरूरी है। तो ये वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल्स हैं, जबकि ये पैरेलल्स नहीं है क्योंकि इनके दरमियान का फासला सेम नहीं है। तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, अब देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका दरमियान एंगल क्या है, ये जब तक आपस में मिलेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि एंगल क्या है, तो हम कह देते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 का है। तो पैरेलल मीन कि एंगल 0 है। अब ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, अगर कॉस की जगह 0 को पुट कर दूं तो कॉस 0 होता है 1, तो 1 जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा ए बी। अब मेरी बात सुनिए कि यहाँ पे बात की थी मैंने प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अब देखिए कि पैरेलल वेक्टर्स का जवाब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो ये बात साबित होगी यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर्स के केस में जो कि आई जे और के हैं, तो आई डॉट आई अगर वेक्टर आई को
वेक्टर आई के अराउंड ही ले लूँ, यानी कि इनके दरमियान वेक्टर आई और वेक्टर आई के दरमियान एंगल जीरो ही होगा ना, और इन दोनों को पैरेलल अगर कंसीडर कर लूँ जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर जो एंगल तो है वो जीरो है, तो वो 1 आएगा। अब यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या आती है, इसकी डेफिनेशन ही ये है यूनिट वेक्टर की कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है ये 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड की जगह मैंने 1 लिख दिया है, जो थीटा है वो 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो इस सारे का जवाब आ जाएगा 1। अगर दो यूनिट वेक्टर हैं j, तो वो आपस में पैरेलल ही होंगे ना, तो एंगल अगर 0 है तो फिर इनका आंसर भी 1 आएगा। इसी तरह k डॉट k का भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि एंगल 0 है और cos 0 1 होता है, तो इसलिए j डॉट j का भी जवाब 1 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। तो पैरेलल्स के उल्टे, यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन आपस में उल्टा है, डिस्टेंस उनका सेम ही हो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो, लेकिन वो आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में ना हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल करते हैं, और इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो अब अगर मैं a डॉट बी को कंसीडर करूं जो कि ए बी cos थीटा के बराबर होता है, और थीटा 180 पुट करूं, तो cos 180 बराबर होता है -1 के, और -1 जब मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो इसका जवाब आ जाएगा -ab। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं तो इसका जवाब आएगा मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के, और साथ में एक नेगेटिव साइन भी आएगा। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर ए है और उसका उसी वेक्टर ए के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट करता हूं, तो ये बराबर होगा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर भी ए ही होगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है, तो इसलिए a डॉट ए बराबर होगा a की मैग्नीट्यूड के, फिर a की मैग्नीट्यूड से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और cos थीटा के। अब जो cos थीटा है वो cos 0 होगा, और cos 0 1 होता है, तो a इंटू ए रह जाएगा, और a इंटू ए को हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसका जवाब आ जाएगा a की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a और डॉट b इन द टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a और b, और यहाँ पे उनके आपको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, तो देखते हैं कि अगर वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आपको पता है तो उनको किस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ए वेक्टर a है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ax, ay और az, और उनके सारे यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और जो वेक्टर b के कंपोनेंट हैं bx, by और bz हैं, इन दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों वेक्टर्स हैं इसलिए यहाँ पे आपको एरोहेड शो करना जरूरी होगा। अब a डॉट बी हम करते हैं कि ये क्या चीज़ आती है, तो a डॉट बी पहले आप लिख लीजिए axi जमा ayj जमा az, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने bxi जमा byj bz के। पहले ax को मल्टीप्लाई कर दीजिए axi को इस साइड टर्म के साथ, तो bxi जमा byj जमा bz के, और आप ay को इस साइड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ay बराबर हो जाएगा ayj bxi जमा byj जमा bz के। अब az के को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्वांटिटी से bxi जमा byj जमा bz के। अब axi को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ax bx इंटू आई डॉट आई प्लस ax by इंटू आई डॉट जे प्लस ax bz इंटू आई डॉट के प्लस
ए वाई बी एक्स इंटू जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड इंटू जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स इंटू के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई इंटू के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड इंटू के डॉट के। अब ये भी हमने देखा कि जो आई डॉट आई है, अगर वेक्टर आई को वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसका आंसर आता है, क्योंकि एंगल 0 है तो इसका आंसर 1 आता है, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, अब आई डॉट जे के दरमियान एंगल होता है 90 का, तो cos 90 0, तो ये सारा 0। आई डॉट के दरमियान भी एंगल 90 का आता है, तो cos 90 0, तो ये भी 0। अब जे डॉट आई के दरमियान भी एंगल 90 है, तो 0। जे डॉट जे के दरमियान एंगल 0 है, cos 0 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी 0 है क्योंकि 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 0 क्योंकि 90 का एंगल है, ये भी 0 क्योंकि 90 का एंगल है, और ये 1 आ जाएगा। अब जिनके साथ 1 है सिर्फ उनको लिख लीजिए। अब 1 था ए एक्स बी एक्स के साथ प्लस ए वाई बी वाई के साथ और प्लस ए जेड बी जेड के साथ, और बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब अगर आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू का पता है, तो यहाँ पे पुट करता हूँ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, और यह बराबर है ए बी कॉस थीटा के। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइडों पे ए बी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे ए बी कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के ओवर ए बी के बी। अच्छा, अब थीटा की सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो कॉस को उस साइड पे ले जाओ इस तरफ, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और डिवाइडेड बाय ए बी। तो इस तरह अगर आपको दो वेक्टर्स हैं जिनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, उनके दरमियान का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको डॉट प्रोडक्ट और उसकी खसूसियात के बारे में हर एक चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो आई है पसंद, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।